लू शांग एक विनाशकारी मुक्का चलाता है लेकिन आखिरी पल में रोक देता है। उसकी ताकत से एक भीषण शॉक वेव निकलती है जो हाई जयडाओ को पीछे उड़ा देती है। बुजुर्ग योद्धा अपनी विशाल तलवार जमीन में गाड़कर खुद को संभालता है। लू शांग इस टक्कर से बिल्कुल बेपरवाह खड़ा रहता है। हाई जयडाओ समझ ही नहीं पाता कि उसने अभी कितनी अथाह ताकत देखी है। नोन ट्यूरिंग स्तब्ध खड़ा नतीजा देखता है। वो एल्फ प्रोडिजी डर से सिहर उठता है। वो सोचता है कि उसे पता था ताकत का फासला बेतुका होगा, पर नतीजा इतना भयानक होगा ये कभी सोचा नहीं था। नोन ट्यूरिंग कहता है कि सिर्फ झटके ही बर्दाश्त के बाहर थे। ये सोचकर ही वो कांप उठता है कि अगर लू शांग ने खुद को रोका न होता तो क्या होता। हाई जयडाओ समझ जाता है कि लू शांग ने जानबूझकर हमला रोक दिया, वरना एक ही मौके में उसकी जान चली जाती। हाई जयडाओ को इस हालात की कड़वी सच्चाई चुभती है। उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी पूरी ताकत का सबसे बड़ा वार भी लू शांग के अधूरे मौके से कमजोर था। हाई जयडाओ और भी झुक जाता है जब उसे याद आता है कि लू शांग ने ये सब बिना अपने असली तुरुप के पत्ते लॉ ऑफ थंडर के किया है। पूरी जीत के बावजूद लू शांग निराश है। वो सोचता है कि वो अपने पंच टेक्निक को छठे स्तर तक ले जाने के बहुत करीब था, पर अब अगले ब्रेकथ्रू का इंतजार करना पड़ेगा। वो जानता है कि 5 सीजन्स पंच पर उसकी पकड़ 5वें स्तर की आखिरी हद तक पहुंच चुकी है, बस एक आखिरी धक्का चाहिए। लू शांग सोचता है कि असली दुनिया में पूरी ताकत से एक मुक्का मार दे तो वो आसानी से ब्रेकथ्रू कर लेगा, पर नतीजों के डर से हिचकता है। वो जानता है कि पूरी ताकत का वार न सिर्फ इस मजबूत कल्टीवेशन स्पेस को तबाह कर देगा, बल्कि हाई जयडाओ को पल में राख कर देगा। लू शांग अपनी ताकत पर गौर करता है। उसे समझ आता है कि छठे स्तर तक पहुंचे बिना ही लेवल 13 के एक्सपर्ट को यूं मिटा देने की ताकत का मतलब है कि उसका स्टेलर लॉ उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो अंदाजा लगाता है कि हाई डाओ का लॉ विथरिंग से जुड़ा है, जिससे लू शांग को इस मुकाबले में कुदरती बढ़त मिली हुई है। लू शांग उन दोनों हारे हुए योद्धाओं से पूछता है कि अब उनका क्या इरादा है। हाई जयडाओ मान लेता है कि लू शांग को अब किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। लू शांग बिना बहस माने कहता है कि वो दोनों अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। जाते जाते लू शांग अपने भविष्य के बारे में सोचता है। वो सेलेस्टियल सरपेंट गैलेक्सी में पहुंचने को बेताब है। उसे एहसास होता है कि मौजूदा 100 ग्रेट स्टार रीजन अब उसकी बढ़ती ताकत और हौसलों के लिए बहुत छोटे पड़ गए हैं। तभी जहाज में एक तेज झटका लगता है, जिससे हाई जयडाओ और नोन ट्यूरिंग चौकन्ने हो जाते हैं। तनाव पल में गायब हो जाता है जब नोन ट्यूरिंग कहता है कि बाहर का दमघोंटू ओरा खत्म हो गया है। वो ऐलान करता है कि वो आखिरकार आउटर स्पेस बैटलफील्ड से सही सलामत निकल आए हैं। लू शांग हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी कैसे बच निकले और सोचता है कि लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन के साथ आखिर हुआ क्या था। दूर कहीं साइया खामोश खड़ा है। उसने अपने परिवार का शानदार ऊंचे दर्जे का मिलिट्री स्टाइल कोट पहना हुआ है। वो लियारसा परिवार के पूर्व यंग मास्टर के रुतबे वाली भव्य छवि वापस पा चुका है, पर रॉयल लिबास के बावजूद साइया गहरी बेचैनी और डर से घिरा है। उसकी जुड़वा बहन पाइसे उससे फैसला मांगती है, याद दिलाती है कि उत्तराधिकार भोज शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। साइया जानता है कि दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। हिचकिचाते हुए वो मान लेता है कि उसे नहीं पता वो ये कर पाएगा या नहीं। मिराना ग्रह पर लियारसा परिवार की पैतृक जमीन के घने जंगल में बनी आलीशान हवेली में साइया डर से जकड़ा हुआ है। सफर तो उसने पूरा कर लिया, पर अपने सुरक्षित कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। पाए बताती है कि लियारसा परिवार को अभी पता भी नहीं कि वो आ चुका है, मतलब फिलहाल वो महफूज है। पर वो उसकी कायरता पर सवाल उठाती है, पूछती है कि यूं छुपे रहने से क्या फायदा। पाए उसे कड़वी हकीकत बताती है। वो याद दिलाती है कि लियारसा परिवार की ताकत और पकड़ कई स्टार रीजन तक फैली है, उनसे भागकर हमेशा बचना नामुमकिन है। पाए उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते रखती है, या तो वो 10 स्टार रीजन पार करके नकली नाम से हमेशा छुपता फिरे, या फिर लियारसा परिवार से भी बड़ी ताकत खड़ी करके लौटे और सबको हरा दे। इन 2 चरम विकल्पों से घबराकर साइया उसे चुप कर देता है। साइया खुद को समझाता है कि अकेला इंसान प्राचीन बिजनेस साम्राज्य गिरा दे। ये कहानी किताबों में अच्छी लगती है। हकीकत मानकर वो आखिर हिम्मत जुटाता है और ऐलान करता है कि वो भोज में जाएगा। यिन की भविष्यवाणी उसके जहन में कौंधती है कि अपना हक पाने के लिए उसे वहीं लौटना होगा जहां सब शुरू हुआ था। साइया अपना इरादा पक्का करता है। उसे समझ आ जाता है कि भविष्यवाणी चाहे जो कहे, परिवार का सामना तो करना ही पड़ेगा। साइया कमरे से निकलकर हवेली की भव्य सीढ़ियां उतरता है। तांग डून उसका स्वागत करता है और अपने दोस्त की तारीफ करता है कि उसने आगे बढ़ने का सही फैसला लिया। साइया इस जोश भरे साथ से एक पल को चौंक जाता है। किसी बढ़त की आस में साइया पूछता है कि क्या तांग डून को हालात के बारे में कोई राज या छुपी जानकारी मिली है। तांग डून मान लेता है कि वो तो बस भोज का शाही खाना चखना चाहता है और डर रहा था कि साइया छुपा रहा तो वो भी नहीं खा पाएगा। साइया का जोश पल में ठंडा पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की मोटिवेशन सिर्फ खाना है। उधर भोज हॉल में चहल पहल है। आलीशान कमरा सजे धजे रईसों से भरा है। प्रेसिडेंट होबार्ट एंट्री लेता है। सभी मेहमान इज्जत से उसका स्वागत करते हैं। मेहमान
मेहमान आपस में कानाफूसी करते हैं। 6 महीने पहले हुए पैट्रियार्क की मौत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज रात के भोज में नया वारिस तय होगा और वेल्स अभी सबसे आगे है। वेल्स अपनी मंगेतर मेफू का परिचय प्रेसिडेंट होबार्ट से कराता है। प्रेसिडेंट होबार्ट मेफू की तारीफ करता है, कहता है उसकी खूबसूरती सितारों को मात देती है। वेल्स मानता है कि उसकी कामयाबी में प्रेसिडेंट होबार्ट का हाथ है, कहता है कि उसके भ्रष्ट साथ के बिना वो इतनी आसानी से ताकत की इस जगह तक नहीं पहुंच पाता। प्रेसिडेंट होबार्ट शालीनता से जवाब देता है कि वो हमेशा होनहार नौजवानों का साथ देने को तैयार रहता है। होबार्ट बहाना बनाकर निकल जाता है कि उसे ऑब्सीडियन स्टार रीजन के प्रेसिडेंट से बात करनी है। मेफू वेल्स से कहती है कि प्रेसिडेंट का रवैया कुछ साफ नहीं लग रहा, टालमटोल वाला है। वेल्स समझाता है कि होबार्ट चालाक बुरा लोमड़ है जो जोखिम भरे दांव नहीं खेलता। वो सिर्फ इसलिए वेल्स का साथ दे रहा है क्योंकि वेल्स अभी वारिस माना जा रहा है। वो जोड़ता है कि अगर कोई मजबूत दावेदार सामने आ गया तो होबार्ट उसे पल में छोड़ देगा। मेफू वेल्स को बताती है कि ताज़ा खुफिया जानकारी के मुताबिक साया हालिया हमले में बच निकला है। वेल्स बिना घबराए बताता है कि उसे पहले से पता है कि बायोइशा परिवार ने दखल देकर साया को ले जाया, पर वो मेफू से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसकी मदद करेंगे। वेल्स कहता है कि बायोइशा भले ही साया का ननिहाल हो, पर वो उसे टाइटल वापस दिलाने में कोई असली मदद नहीं देंगे। जब मेफू पूछती है क्यों, तो वेल्स समझाता है कि बायोइशा परिवार दिल से व्यापारी है। वो हालात को विशुद्ध सौदे की तरह देखते हैं। वेल्स व्यापारी सोच समझाता है। कोई भी निवेश करने से पहले एक सच्चा व्यापारी सिर्फ मुनाफे की दर नहीं, बल्कि कामयाबी की असली संभावना भी आंकता है। वेल्स मेफू से सोचने को कहता है कि साया जैसा नाकाम इंसान लियारसा परिवार का पैट्रियार्क बन जाए, इसके आसार कितने कम हैं।